पहले कतर पर हमला हुआ और अब अगला नंबर तुर्की का। जी हां, अब इजराइल का ऐसा कहर बरपेगा मुस्लिम दुनिया के ताकतवर मुल्क तुर्की पर कि दुनिया देखेगी। इस तरह की चर्चा है कि इजराइल का निशाना अब तुर्की है। तुर्की तो नेटो का मेंबर भी है, उसकी फौज मजबूत है, एडवांस हथियारों से लैस है, तो उसे कुछ नहीं होगा ये समझना बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुर्की भी कतर की तरह ही डबल गेम खेलता है। गजा में इस्राएली आक्रामकता की निंदा करता है, दूसरी तरफ इस्राएल को तेल भेजता है। तुर्की की एम्बेसी इस्राएल में है। सीरिया में तुर्की की वजह से ही जौलानी हुकूमत बनी, जिसने फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ने का दावा कर रहे संगठनों की मदद का रास्ता बंद कर दिया, ऐसा आरोप भी लगता है। बावजूद इसके तुर्की पर अटैक इस्राएल करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस्राएली खुफिया एजेंसियों ने अब तुर्की को टारगेट पर ले लिया है। ईरान में मुकीम भारतीय पत्रकार आकिफ जैदी कहते हैं, कतर पर हमला हुआ, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री एलाय होकर भी कतर को अमेरिका नहीं बचा पाया। बाद में थोड़े अफसोस का इजहार उसने जरूर किया। कतर जिस पर यह हमला हुआ है, खाड़ी के दिगर मुल्कों के साथ उसके इतने अच्छे या गहरे संबंध नहीं हैं जितने तुर्की के साथ हैं, चाहे वो आर्थिक हो या सैन्य। क्या तुर्की अपने दोस्त कतर पर हुए हमले पर कोई एक्शन लेगा? ये भी बड़ा सवाल है। तुर्की फिलहाल चुप है। तुर्की पर आगे हमला हो सकता है, इसकी एक बड़ी वजह जानकार बताते हैं कि हमास के नेता अब समझ गए हैं कि गजा के बाद अब तेहरान और दोहा भी उनके लिए महफूज नहीं है। ऐसे में उनकी आखिरी शरण स्थली तुर्की है। हमास अपना हेडक्वार्टर कतर से तुर्की शिफ्ट कर सकता है और तुर्की में पहले से ही हमास के ऑफिस बने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एर्दोगान की सियासत को देखते हुए नाटो मुल्क एन वक्त पर तुर्की का साथ न दे। नाटो सामूहिक रक्षा का सिद्धांत कहता है, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, लेकिन इसमें सभी देशों की सहमति भी जरूरी है और यहीं पर तुर्की की मुश्किलें बढ़ती हैं। क्या अमेरिका कभी इस्राएल के खिलाफ तुर्की का साथ देगा? यूरोपीय देश भी इस्राएल के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो नाटो का कवच भी तुर्की को शायद ही बचा पाए। भले ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध हो, लेकिन जब कतर में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, चुप रह गया, तो तुर्की को कैसे सेफ करेगा? तो अगर तुर्की में हमास पनाह लेता है, तो क्या तुर्की इस्राएल से लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपनी स्पीच में बार बार अरब मुल्कों को पैगाम देते रहे कि एक हो जाओ वरना इस्राएल आपके दरवाजे तक आ जाएगा। वो आरोप लगाते हैं कि इस्राएल सिर्फ ग्रेटर इस्राएल के सपने को पूरा कर रहा है, उसे जमीन चाहिए और अरब देश भले ही इस्राएल से कितने भी समझौते कर लें, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। इमाम खामनेई की बात सच साबित हो रही है। कतर में घुसकर इस्राएल ने जिस तरह हमास नेताओं को निशाना बनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि इस्राएल अरब दोस्तों को भी कुछ नहीं समझता। अब कतर कितनी भी लकीर पीटे, कितनी भी बातें करे, कितना भी गुस्सा दिखाए, इस्राएल और अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कतर को हमले की खबर दी थी और कतर इससे इनकार कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जब ईरान अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ आक्रामकता दिखाता है, तो यही अरब मुल्क कहते हैं कि ईरान इस्राएल एक हैं, ईरान अमेरिका मिले हुए हैं। लेकिन आज इस्राएल कतर तक पहुंच गया, कल को सऊदी को निशाना बनाएगा और फिर यूएई। जानकार कहते हैं कि किसी न किसी बहाने इस्राएल अरब देशों की चौखट लांघेगा और अरब देशों की यही खामोशी उसका हौसला बढ़ाती है। कहा जाता है कि इस्राएल ने तो ईरान में भी हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को मारा था, लेकिन वो ईरान में घुसकर ऐसा नहीं कर पाया था, बल्कि ये काम उसने अपने जासूसों के जरिए अंजाम दिया। इधर कतर का तो खुला अटैक है। खुद कतर के पीएम इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि जब तक अरब मुल्क ईरान के छत्ते के नीचे नहीं आएंगे,
तब तक इसराइल से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तेल की दौलत से मालामाल ये अरब मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन इस बार ये भी पता चल गया कि अमेरिका उन्हें कितना बचा सकता है। अब भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप कितने भी दावे करें, लेकिन सच्चाई सबके सामने है कि कतर की राजधानी दोहा में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसराइल के फाइटर जेट हमास के जिस लीडर को निशाना बनाने आए थे वो बच गए हैं। बार बार खामनेई अरब मुल्कों को कहते रहे कि एक्शन लो, लेकिन ईरान से बुग़्ज़ पाले अरब मुल्क शिया और सुन्नी पावर गेम की सियासत में उलझे रहे। इधर अपने बंधकों को छुड़वाने का प्रेशर बनाने इसराइल ने अरब मुल्कों पर ही निशाना तान दिया है। बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब कतर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं तो इसराइली फाइटर जेट राजधानी दोहा में कैसे एंटर हो गए। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर कतर, सऊदी, यूएई वगैरह कोई कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे में जानकार ये भी आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमास की लीडरशिप को ख़त्म करवाने में कतर सहित सुन्नी अरब देशों का भी किरदार हो। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर सरगर्म है। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने कतर के अमीर से फ़ोन पर बात की है और कहा है कि इसराइल के युद्ध अपराधों के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं। नौ सितंबर 2025 दिन मंगलवार। ये वो दिन और तारीख है जिसे कतर कभी नहीं भूल सकता और ना ही ये भूल सकता है कि इजराइल ने किस तरह से राजधानी दोहा में भयंकर तबाही मचाई है। कतर की राजधानी दोहा के एक रिहायशी इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के 2 वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। हमले में बताया जा रहा है कि 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस ने दावा किया कि उसने इजरायली कार्रवाई से पहले कतर को सूचना दी थी, लेकिन कतर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह दावा न केवल झूठा है, बल्कि कतर की सुरक्षा के साथ किया गया अन्याय छिप नहीं सकता। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, यह एक विश्वासघाती और अश्लील हमला था जो कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमले की जानकारी अमेरिका से केवल तब मिली जब बमबारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। हमला 3:46 पर हुआ। अमेरिकी अधिकारी का पहला फोन हमें 3:56 पर आया, यानी हमले के 10 मिनट बाद। प्रधानमंत्री अल थानी ने यह भी घोषणा की है कि कतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के खिलाफ मामला उठाएगा और एक उच्च स्तरीय कानूनी समिति गठित की गई है।